गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने आपका जो था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, मॉलिक्यूलरिटी एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था बेटा। तो आज जो हम आगे डिस्कस करेंगे दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, या सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती हैं, तो इनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप लोग जानते हैं बेटा कि सूडो का मतलब क्या होता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स मीन्स जो चीज रियल ना हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम सूडो। तो सबसे पहले जो हम इसमें ले रहे हैं दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इसको बोल सकते हो आप सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकते हो बेटा। देखिए इसे कहते हैं आप सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये भी आप इसमें बोल सकते हो बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब है कि रियल में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होगी, बट फिर इनको फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर क्यों बोला गया। तो देखिए जो इसके प्रॉपर डेफिनेशन है, दीज आर द केमिकल रिएक्शन which are not truly of first order but becomes first order under certain condition, कि कुछ सर्टेन कंडीशन के अंडर जो है वो क्या करती हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती हैं। दैट आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब बात आती है बेटा इसमें एग्जाम्पल की, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं या क्या वो सर्टेन कंडीशन होंगी जिनके ऊपर जो है आपके पास क्या होगा कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है बेटा। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पहला जो हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस होती है वो टेक्स प्लेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप ले सकते हो इसको वाटर की प्रेजेंस में, और इसमें जो आपने लिया दैट इज एसिड भी होता है बेटा। तो आपके पास जो इसमें बनेगा दैट इज एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल बन जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब सपोज करो इसमें आपने क्या किया, 0.1 मोल 0.01 मोल ले लिए किसके, एस्टर के, कब, जब टाइम जीरो है, और 10 मोल ले लिया आपने किसके, वाटर के। क्लियर। तो इसका जो जब टाइम जीरो है तो ये आपके पास इसमें इनकी कंसंट्रेशन जीरो होगी, और जब टाइम हमने कोई पर्टिकुलर टाइम टी ले लिया तो उसके ऊपर मान लो जो मान लो टी टाइम ले लिया, तो यहाँ पे मैक्सिमम चेंज क्या होता है, इसकी 0.01 मोल होते हैं या 0.01 मोल होते हैं। तो इसका कितना बचेगा बेटा, दैट इज 9.9 मोल। और ये कितना बचेगा बेटा, ये जीरो हो जाएगा। ये कब है, जब रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट हो गई। आप इसको t इज इक्वल टू टी भी ले सकते हो, इनफाइनाइट भी ले सकते हो। इनफाइनाइट टाइम का मतलब है जब रिएक्शन कंप्लीटली टेक्स प्लेस हो चुकी है, कंप्लीटली टेक्स प्लेस हो गई है बेटा। अब आपने क्या करना है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो वाटर में जो है वो ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है बेटा, बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है। तो जब आप इसमें क्या करोगे बेटा, इसके लिए रेट लॉ लिखोगे, तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये आपके पास जो है इसमें इसका क्या बन जाएगा बेटा, दैट इज रेट लॉ आ जाएगा इसके लिए। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो वाटर है, एज वाटर इज इन एक्सेस, then its concentration becomes approximately same. So rate becomes, रेट क्या हो जाएगी बेटा, रेट बिकम
independent than that of concentration of वाटर, कि वाटर की कंसंट्रेशन से जो रेट होगी हमारी वो क्या हो जाएगी बेटा, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे, सो फॉर सूडो रिएक्शन, सूडो मोलिकुलर रिएक्शन, condition is that one of the reactant must be present in excess। ये बेटा आप याद रखें कि जो आपके पास रिएक्टेंट होगा वो एक्सेस में प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी रिएक्टेंट जो है, तो रेट जो है उससे क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी बेटा। तो अब आपके पास जो यहां से रेट बनेगी, और रेट कौन सी बनेगी बेटा, दैट इज, तो यहां से आ जाएगा आपके पास रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। तो ये आपके पास बेटा नई रेट बन गई, दैट इज सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन रेट और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट। और भी अगर आप इसमें एग्जांपल लेना चाहें बेटा, तो दूसरा एग्जांपल हो सकता है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर ये भी बेटा किसकी प्रेजेंस में होती है, दैट इज वाटर की प्रेजेंस में होती है बेटा। तो देखिए C12H22O11 प्लस H2O H पॉजिटिव, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, C6H12O6 प्लस C6H12O6 मीन्स एक मॉलिक्यूल इसमें ग्लूकोज का मिलेगा हमें, और एक मॉलिक्यूल किसका मिलेगा बेटा, फ्रक्टोज का मिलेगा। और ये क्या था हमारे पास, दैट इज सुगर कह लो या सुक्रोज बोल दो बेटा। तो ये आपके पास भी, ये भी एग्जांपल हो गया बेटा इसका। अगर यहां से आप क्या रखोगे इसका, अगर ऑर्डर लिखना चाहें आप, रेट लॉ लिखना चाहें, तो रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन आ जाएगी बेटा किसकी, शुगर की, C12H22O11। तो आपके पास जो है ये इसका क्या बन गया बेटा, दैट इज ये हो गया इसका बेटा जो रेट लॉ है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। और इसमें बेटा जो ऑर्डर आया, अब ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज 1, एंड मॉलिक्यूलरिटी जो होगी रिएक्शन की, मॉलिक्यूलरिटी हो गया कितने रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी बेटा मॉलिक्यूलरिटी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बेटा यूनिट, कई बार यूनिट के ऊपर यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन when molecularity is 2। तो बेटा इसमें एस्टर वाला एग्जांपल अगर हम लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपने जैसे ऊपर देखा, तो जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी वो क्या होगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में ले रहे हैं हम लोग, तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आ जाएगा बेटा इसमें, कि रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। ये तो होगी जी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपने क्या लेना बेटा इसमें, सूडो फर्स्ट ऑर्डर ले लीजिए, फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के डैश कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इसको दे दीजिए बेटा नंबर 1 और इसको दे दीजिए नंबर 2। अब कंपेयर करें अगर 1 और 2 को हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो आप देख सकते हैं कि भाई
K dash will be equal to K अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यही आएगा बेटा। और ये जो K है हमारे पास, K इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो यूनिट आएगी दैट इज पर सेकेंड, डिवाइड बाई वाटर की कंसंट्रेशन है तो यहाँ पे आ जाएगी मोल पर लीटर। तो बेटा यहां से देख सकते हैं आप K के लिए जो यूनिट आई क्या आ जाएगी, लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो ये आपके पास जो है किसके लिए आ गई, ये बेटा आपके पास यूनिट आ गई फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आप ध्यान रखें, ये कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट आएगी बेटा। ठीक है, तो आगे देखिए अब आप। तो देखिए बेटा नेक्स्ट जो हम एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज सूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये क्या रिएक्शन होंगी, दीज आर द रिएक्शन which have molecularity कितने बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं बेटा इसमें एग्जांपल की। तो एग्जांपल ले रहे हैं बेटा इसमें, स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, तो इसमें जो आएगा आपके पास, देखिए एग्जांपल। तो आपके पास सोडियम एसीटेट प्लस इथेनॉल, ठीक है। तो ये बेटा इसमें एग्जांपल आ जाएगा। अगर आप इसमें देखना चाहें कि सेकंड ऑर्डर कैसे आएगा बेटा इसका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, या इसको आप ऐसे भी लिखते हैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो ये आ गया बेटा आपके पास। और अगर आप सूडो सेकंड ऑर्डर के लिए देखना चाहें, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए अगर आप रेट लॉ लिखना चाहें तो इसके लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा, तो देखिए बेटा आप इसमें, तो आपके पास जो रेट लॉ आएगा इसके लिए, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है, ये अब आप देखोगे कि ये वाटर यहाँ पे तो आ गया, लेकिन रिएक्शन में कहीं भी वाटर नहीं है बेटा। ये वाटर कहाँ से आया, जैसे आपके पास एस्टर का सोल्यूशन होगा वो भी वाटर में होगा, NaOH का होगा वो भी वाटर में होगा, तो वाटर यहाँ पे एक्सेस में है, तो इसीलिए हमारे पास सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आई बेटा ये। तो अब आप इसमें क्या करोगे बेटा, कंपैरिजन करिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा इसमें, दैट इज, और इसको K डैश ले लीजिए आप, और ये ऊपर क्या था आपके पास, K था, तो इसको 1 दे दीजिए, इसको 1 and 2, K डैश विल बी इक्वल टू क्या जाएगा बेटा आपके पास, K, ये किसके लिए बेटा, सेकंड ऑर्डर के लिए है आपके पास, सेकंड ऑर्डर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और यहां से बेटा आपके पास जो K डैश आएगा दैट विल बी सेकंड ऑर्डर की जो यूनिट होगी बेटा आपकी, तो आपको पता ही है सेकंड ऑर्डर के लिए जो आती है आपके पास पर मोल लीटर पर सेकंड, और वाटर की जो होगी बेटा दैट इज मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन की जो यूनिट है पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये बेटा आपके पास यूनिट आ गई किसके लिए,
यूनिट फॉर सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये है यूनिट फॉर सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास जो था सूडो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के बारे में आपको मैंने बताया, और इसका मतलब है कि आपके पास जो सूडो सेकेंड ऑर्डर आएगा वो एक्चुअल में क्या है, थर्ड ऑर्डर के लिए होगी बेटा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास था। तो अगर आपसे कंडीशन पूछी जाए कि भाई सूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है यूनिट क्या कंडीशन होती है, तो आप यही बताओगे कि वन ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी प्रेजेंट इन एक्सेस, सो रेट बिकम्स इंडिपेंडेंट देन दैट ऑफ कंसंट्रेशन। तो उसकी कंसंट्रेशन से रेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यहां से आप इसका कंपैरिजन करके करोगे कि व्हाई एस्ट्रिफिकेशन, सॉरी एस्ट्रिफिकेशन नहीं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, why hydrolysis of ester in NaOH is of second order but in acid it is of first order। तो ये क्वेश्चन बेटा आपने इसमें करना होगा, खुद करना है आपने, ये ट्राई करना है। अगर नहीं आता तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए बेटा। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है वो प्रोडक्ट में कैसे चेंज होती है। जैसे मान लो आपके पास है आर ई चेंजेस टू प्रोडक्ट, तो कैसी रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई, किस तरह से क्या रहता है, वही चीज आपको बताना चाहूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, पहले ग्राफ प्लॉट करने पड़ते हैं। ग्राफिकली आपको इस चीज को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी ले लीजिए आप, या काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, टोटल एनर्जी ये आगे बेटा इसकी। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इसके बीच में जो है हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बेटा। तो मान लो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट के पास जाना है तो यहां से डायरेक्टली यहां चला जाएगा। इसको क्या करना पड़ता है बेटा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक एनर्जी बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ता है। तो जैसे एनर्जी बैरियर क्या होगा इसमें, ये बेटा, ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे ये एनर्जी बैरियर हो गया इसका, और कितनी एनर्जी मिनिमम चाहिए इसके लिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, इस एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई बेटा। जैसे सपोज करो आप लोग स्टूडेंट हैं कि अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर सपोज करो आपने बीएससी में जाना है या कहीं बीटेक में आपको एडमिशन लेनी है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली कॉलेज में चले गए और वहां पे आपने पैसा जमा करवाया तो आपको एडमिशन मिल जाएगी बेटा। मेन बैरियर क्या है इसके बीच में, कि आपको 12th क्लास जो है वो पास करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, और 12th के लिए जो मिनिमम कंडीशन होती है वो क्या है बेटा, कि आपको कम से कम 33% जो है वो लाना कंपलसरी है। पर आजकल तो आपको पता है भाई 33% में कहीं एडमिशन नहीं होता है बेटा। तो लेकिन इस केस में आपके पास जो मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट के लिए ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा। अब कई बार क्या रहता है, जो रिजल्ट रहता है बच्चों का वो बहुत खराब रहता है, मतलब कम रिजल्ट रहता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बच्चों को जो है वो उनके मार्क्स इंक्रीज कर देती है, जिसे आप ग्रेसिंग मार्क्स कहते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं बेटा कि जिसके जो है आपके पास पहले 90% 99% उसके जो है वो बढ़ा देंगे। वो किसके लिए किया जाता है, जो बच्चे पासिंग मार्क्स के क्लोज है उनके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। तो इसी तरह से रिएक्टेंट जो मिनिमम एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ताकि उसकी एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाए बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, तो उस एनर्जी को कहते हैं हम क्या बेटा, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यही चीजें हैं इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बेटा ये जो एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
ये आ गया बेटा आपके पास। तो सबसे पहले बात करते हैं अब किसके बारे में बेटा, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो क्या होगी बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो देखिए, इट इज द मिनिमम amount of energy possessed by the reactant to convert into प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो उसके लिए कितनी मिनिमम एनर्जी जो है उसके पास होनी चाहिए बेटा, तो दैट इज कॉल्ड योर थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है बेटे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reacting species so that their energy becomes equal to threshold energy। ये हो जाएगा बेटा इसकी जो डेफिनेशन रहेगी। तो ये हो गया आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका मतलब है कि आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये बेटा बराबर होते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये रिलेशन यहाँ से आपके पास आ जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी को आप और एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और में अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखना चाहें, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगी बेटा, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant to convert into प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए कोई भी रिएक्टेंट जो कितनी मिनिमम या कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको भी आप, इस डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो और एक और चीज का ध्यान रखें, ये आपको पता ही होगा कि जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक कहते हैं और जिनमें एब्जॉर्ब होती है उन्हें एंडोथर्मिक कहते हैं बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा एक चीज आपको पहले मैंने फैक्टर्स ऑफ एक्टिव में बताया था कि जो कैटलिस्ट होता है दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि भाई कैसे वो इंक्रीज करता है बेटा। तो इसको भी आपको ग्राफिकली मैं समझाता हूं कि यही सेम पिछले वाला ग्राफ हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास टोटल एनर्जी हो जाएगी, ये रिएक्टेंट हो गया आपका और ये आपका प्रोडक्ट आ गया सपोज करो। तो ये आपका ग्राफ हो गया बेटा और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके बेटा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है EA। यही आपने अब तक किया था। ये ऊपर क्या हो गया बेटा, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आई आपके पास ये विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, अब सपोज करो आपने क्या किया, कैटलिस्ट ले लिया बेटा। अब कैटलिस्ट क्या करेगा, इस तरह से कैटलिस्ट जो है न्यू पाथ प्रोवाइड कर देता है बेटा। और किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए न्यू पाथ प्रोवाइड करता है विच हैव लेस एक्टिवेशन एनर्जी।
तो ये जो आई आपके पास बेटा, दिस इज ई ए डैश, तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो अब आपको यहां से पता चल गया होगा, पहले देखिए अगर विदाउट कैटलिस्ट ले रहे हैं तो जो यहां से और यहां के बीच में जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी जिनकी इतनी है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पा रहे थे, केवल इसके ऊपर वाले हो पा रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चेंज नहीं हो रहे थे, तो इसलिए उसकी जो रेट थी वो कम थी। लेकिन अब जब हमने एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ तो ये वाले भी जिनके पास इतनी एनर्जी, यहां से यहां तक भी एनर्जी है, वो भी प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स जो रेट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन by providing the new path which have, क्या होगी बेटा, lower एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपके पास आ जाएगा बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या करता है, न्यू पाथ प्रोवाइड करता है बेटा, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। तो इस वजह से कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपके बेटा इसमें इतने टॉपिक आज कवर कर पाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे बेटा। और आपको असाइनमेंट भेजी जाएगी, तो आपने असाइनमेंट जो आपने कंप्लीट करनी है बेटा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आते वो आप में से पूछ सकते हैं बेटा। ओके बेटा, थैंक्स।